पार्लियामेंट हमारे लिए हवा महल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है। बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते। मंडल आयोग ने भी 1980 में अपनी रिपोर्ट को फाइल किया था, उसके बाद भी आपने 6 साल तक शासन चलाया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात आज लक्ष्मण रेखा की, उस लक्ष्मण रेखा की जिसको लांघने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने भी कर रहे हैं और पराये भी। अपने वो जो कि सरकार में शामिल हैं, मतलब अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, दोनों कह रहे हैं कि एक तरीके से जातिगत जनगणना जो है, कास्ट सेंसस जरूर होना चाहिए। पराये तो पहले से ही कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा विपक्ष। लेकिन बात कहां से शुरू हुई है? बात शुरू हुई है ओबीसी लिस्ट को लेकर के। जो नया संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद से कहानी आगे बढ़ गई है, और कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है जैसा आपने सुना होगा ना, एक कहावत है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मोदी सरकार ने एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, और कुछ भी हो सकता है। या तो इसे आप यूं समझिए कि एक दुधारी तलवार है, इससे आप विपक्ष के दांव को काट भी सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की गर्दन नप सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे के लिए आपको 5 साल 6 साल के फर्क के 2 चुनावों को देखना चाहिए, और वो चुनाव जो मेरा गृह प्रदेश है यानी बिहार। 2015 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब लालू यादव और नीतीश कुमार दो जो कभी दोस्त हुआ करते थे, फिर दुश्मन हुए और फिर दोनों साथ हो गए। और तब उस समय संघ प्रमुख यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर पुनर्विचार करने का एक बयान आया था। और इस बयान के बाद बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद, अमित शाह के उस बयान के बावजूद भी कि अगर यहाँ पर लालू नीतीश जीते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, मामला हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, मामला मंडल का हो गया। मंडल ने एक तरीके से कमंडल को बिहार के चुनाव में धूल चटा दी। लेकिन जब 6 साल बाद ओबीसी लिस्ट को लेकर यही सवाल पूछा गया संघ के दूसरे नंबर के नेता यानी दत्तात्रेय होसबोले से, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये फर्क आया है, और ये फर्क क्यों आया है? ये जरूरी भी है उनके लिए और एक तरीके से मजबूरी भी है। और हर बात का कोई न कोई कनेक्शन आजकल यूपी चुनाव से जरूर निकल आता है। जब ये बात हो रही थी तो मैं लोकसभा में बहस के दौरान देख रहा था, कांग्रेस के जो नेता हैं और विपक्ष के नेता जिन्हें कहा जा सकता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा ये जो हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यूपी में चुनाव है इसीलिए ये बात उठी है। यानी इस बात का कनेक्शन भी यूपी से है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए किस तरीके से यूपी में एक तरीके से मंडल पॉलिटिक्स हावी होने लगा है। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि जो छोटी जातियां पिछड़ों की पिछले 3 चुनावों से, वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव तो माइलस्टोन था। वो इसीलिए कि एक तरीके से पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया था। जो अनहोनी जिसे समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव और मायावती साथ हो सकते हैं क्या, वो दोनों साथ हुए, और साथ में आरएलडी भी साथ में रही। इसके बावजूद बीजेपी ने यूपी में अपना झंडा गाड़ ही दिया था। तो 2019 के चुनाव में भी उनके साथ रहे, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गैर यादव सभी पिछड़ी जातियों ने साथ दिया। लेकिन अब बातें थोड़ी सी अलग हो रही हैं। संजय निषाद राष्ट्रीय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय निषाद का नाम हमने तब सुना जब योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। ये भी 8वें अजूबे से कम नहीं था। तो संजय निषाद को लोगों ने जाना। ओम प्रकाश राजभर जिनको कोई नहीं जानता था और बीजेपी ने उनको अपना सहयोगी दल बनाया, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ओम प्रकाश राजभर भी छिटक कर चले गए हैं।
और इन दोनों ही पार्टियां जिस जाति की रहनुमाई करती हैं, नुमाइंदगी करती हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव पूर्वांचल से लेकर के अवध के क्षेत्र में। और अगर ये अलग रहे तो नुकसान हो सकता है। संजय निषाद कभी नरम होते हैं और कभी गर्म होते हैं। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो खुलकर वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ उन्होंने चाय तो पी ली, लेकिन उस चाय की मिठास को लेकर वो गठबंधन करें बीजेपी से, मुझे अभी दूर की कौड़ी लग रही है। खैर, लौट कर हम आते हैं उस मंडल पॉलिटिक्स पर। एक तरीके से अयोध्या से क्या योगी चुनाव लड़ सकते हैं, वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर या विंध्याचल कॉरिडोर या जिस तरीके से वृंदावन मथुरा की बातें होती हैं, हिंदुत्व को जगाकर कमंडल के बहाने बीजेपी सोच रही थी कि हम इस चुनाव में भी मैदान मार लेंगे। ऐसा लग नहीं रहा था, और इसीलिए ये ओबीसी लिस्ट का संविधान संशोधन का एक बिल पास हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब ये है कि राज्यों को ये अधिकार मिल गया है कि अपने अपने हिसाब से उन जातियों को ओबीसी लिस्ट में जोड़ सकती है। लेकिन मैं जो बात पहले कह रहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात, अब वो शुरू हो गई है। सभी पार्टियां कह रही हैं कि अगर आप एक कमरे में, चूंकि अब यूपी में देखें तो पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन मिलता है। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी सरकार चाह रही है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं यशवंत सैनी, उन्होंने ये बात कही कि 39 जातियों में से कुछ जातियों को हम, जो 79 जातियां ऑलरेडी हैं पिछड़े वर्ग में, उनको हम कुछ को दे दें, उस ओबीसी लिस्ट में जोड़ दें। तो ये तो बात वैसी ही हो गई कि एक कमरे में 50 लोग रह रहे थे, उसी में 70 को एडजस्ट करना है, और ये बात खराब हो सकती है। और यही मांग उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कह रहे हैं कि आप जो 50% का एक लक्ष्मण रेखा जिसकी बात कर रहा हूं कि इससे कोटा ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको आप बढ़ाएंगे तभी बात बनेगी, वरना ये ओबीसी लिस्ट में जोड़ने घटाने की बात जो है इसके कोई मायने नहीं। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी जातियां हैं, 17 ऐसी जातियां हैं यूपी में, जिसके बारे में मायावती जब मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि इनको पिछड़ी जातियों से निकालकर एससी कोटे में डाल दिया जाए, यानी अनुसूचित जाति में, जिसमें कि मछुआरे, केवट, मल्लाह, निषाद ये जातियां हैं। तो एक तरीके से अगर पिछड़ों में आपने किया तो कल को एससी कोटे में भी इसी तरीके से बदलाव की मांग उठेगी। आपकी सरकार के समय में ये ज्ञापन दिया कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन बना है, ये बैकवर्ड क्लास का कमीशन, इसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, इसको संवैधानिक मान्यता दिलाई जाए। लेकिन 10 साल तक आपने नहीं दिया, इसको करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। और अगर ये मांग उठी और इसमें कोई बदलाव हुआ तो मायावती को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। अभी तो सब लोग साथ में हैं। ये सालों बाद ऐसा दिखा कि आप देखिए ना कि सारी पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ओबीसी लिस्ट में संशोधन को लेकर के जो संविधान में एक बिल आया तो सब साथ हो गए, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सबकी नज़र उसी पिछड़े वोट बैंक पे है जो करीब 54% हैं यूपी में, और अगर इनका साथ मिल गया तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। और बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि यादवों के अलावा अगर पिछड़ों का वोट मिल गया तो उनकी साइकिल चल पड़ेगी लखनऊ की तरफ। बीएसपी के बारे में आप सोचिए, कांशीराम कहा करते थे कि मेरा बेस वोट जो है वो एससी यानी दलित है, और मेरा स्टेपनी वोट बैंक जो है वो अति पिछड़ी जातियां हैं, और इसी आधार पर वो राजनीति करते रहे। और 2007 में मायावती की अपनी बहुमत की सरकार भी बनी थी। तो मायावती को भी अगर पिछड़ों का साथ मिल गया तो उनकी भी हाथी लखनऊ पहुंच सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उसने अपना विस्तार तो कर लिया, अब वो कहते हैं ना दर्जी कि जितना आप नापो उतना ही काटो। बीजेपी ने इतना नाप लिया है कि अब उसको काट के स्टिच करने में बहुत परेशानी हो रही है। मंडल पॉलिटिक्स बिल्कुल उफान पर है यूपी में, और मैं मंडल पॉलिटिक्स की इसीलिए याद दिलाता हूं कि मंडल पॉलिटिक्स इतना ताकतवर है कि उसके आगे ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पहले भी पानी मांगते हुए हार चुका है। आप याद करिए 1993 के चुनाव में जब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव साथ मिले थे और उस वक्त राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था, बीजेपी के पास कल्याण सिंह जैसा पिछड़ा मजबूत नेता भी था, लेकिन इसके बावजूद भी मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जिस दुधारी तलवार की मैं बात कर रहा हूं कि अब जो ये मांग उठी है कि 50% के कैप को आप हटा लें,
ये वो बीजेपी है जिसने 2019 में 10% अगड़ों को, जो गरीब हैं, उनके आरक्षण की बात की। और देखिए 2 साल में कितना परिदृश्य बदल गया है कि अब एक तरीके से पिछड़ों की रहनुमाई करने वाली बीजेपी अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो मोदी सरकार में हाल में जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, जिसमें यूपी से जिन मंत्रियों को शामिल कराया गया, कहा गया कि दलित और पिछड़े हैं, फिर मेडिकल में जिस तरीके से MBBS में और पोस्ट ग्रेजुएट में रिजर्वेशन दिया गया, और अब OBC लिस्ट में। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, बात करता हूँ जब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके मंत्रिमंडल में हुकुम सिंह भी मंत्री थे, और उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, वो आयोग थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें ये था कि कोटा विद इन कोटा, आरक्षण में आरक्षण का फार्मूला, यानी जो पिछड़े हैं उसमें जो पिछड़े अब थोड़े से समृद्ध हो गए हैं, उनको अलग, पिछड़े, अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े 3 कैटेगरी करने की बात थी। बीजेपी के खेमे में ये भी चल रहा है कि जो पिछड़े अब समृद्ध हो गए हैं, जैसे यादवों के बारे में कहा जाता है कि उनका अपलिफ्टमेंट हो गया था, अगर उसको अलग कर देंगे और दूसरे जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उसको एक कोटे में ले आते हैं, तो ये फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। ये एक तरीके का परसेप्शन है, और ये सच भी है। अगर चुनावी गणित को देखें, आंकड़ों को देखें वोट के, तो ये सही भी है। बीजेपी अगर ये दांव चल देती है कि पिछड़ यादव वर्सेस गैर यादव पिछड़ा, तो फिर यादवों के खिलाफ में सारे दूसरे जो जातियां हैं पिछड़ी, वो गोलबंद हो सकती है। एक तरीका बीजेपी के लिए ये हो सकता है, लेकिन वाकई में एक दुधारी तलवार है जो 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। उसके लिए अब सबसे बड़ा नैरेटिव जो होने जा रहा है वो है मंडल पॉलिटिक्स। तो ये मानकर चलिए बीजेपी कोशिश करेगी कमंडल में मंडल को समेटकर चुनाव लड़ने की, और विपक्ष की कोशिश, विपक्ष के जो सबसे बड़े और मजबूत चेहरे हैं अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि मंडल पॉलिटिक्स पर सवार होकर इस बार सत्ता में वापसी करें। तो बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। चुनाव के सारे नियम और समीकरण बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।